गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे उदारवाद को लेकर के। अपने उदारवाद के एक सामान्य परिचय को अपन ने समझने का प्रयास जो था वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने किया था कि उदारवादी विचारधारा को जब हम देखते हैं तो अपन उदारवादी विचारधारा को किस अर्थ के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, किस अर्थ को अपन को उदारवादी विचारधारा को अपन को देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उदारवादी विचारधारा का संबंध जो होता है अन्य विचारधाराओं के साथ जोड़ करके देखा जाता है। क्या उदारवादी विचारधारा अनुदारवाद का विलोम है? क्या उदारवादी विचारधारा जो है वो लोकतंत्र के साथ इसको जोड़ करके देखा जा सकता है? क्या उदारवादी विचारधारा को व्यक्तिवादी जो विचारधारा है उसका पर्यायवाची माना जा सकता है? तो ऐसे कुछ प्रमुख तत्व थे। एक साथ में अपन ये भी देखा था कि उदारवादी विचारधारा जो थी उसको जन कल्याणकारी यानी जन कल्याण लोक कल्याण का जो कार्य है उसमें उसकी उपेक्षा करते हुए दर्शाया गया है कि क्या ये जन कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा करता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर ये समझने का प्रयास किया कि उदारवादी विचारधारा है वो बेसिकली व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर के आगे बढ़ती है। प्रारंभिक इसका जो चरण था जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी वो महत्वपूर्ण थी कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, व्यक्ति पे प्रतिबंध है वो ना लगाया जाए, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जिस प्रकार की परिस्थितियां वो स्वयं बना सकता है, अर्थात अपनी ये चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय में अपन जब देखते हैं तो क्या उदारवाद पूंजीवाद का विरोधी बन गया है? ऐसा भी नहीं है कि उदारवाद जो है पूंजीवाद की जब हम बात करते हैं तो उस पर कुछ सकारात्मक पहलुओं के आधार पर उस पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात जो है उदारवादी विचारधारा करती है। इसके अलावा अपन ने यह भी देखा था कि व्यक्तिवादी जो विचारधारा थी, व्यक्तिवादी विचारधारा के अंदर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता की बात जो है व्यक्तिवाद करता है। राज्य का जो कार्य क्षेत्र है व्यक्ति के संदर्भ में राज्य का हस्तक्षेप न के बराबर होना चाहिए, यानी वह राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है व्यक्तिगत कार्यों में। तो इस प्रकार जबकि अपन उदारवाद की चर्चा करते हैं, उदारवाद जन कल्याणकारी या सामूहिक हित को ध्यान में रख करके राज्य के हस्तक्षेप की बात को भी स्वीकार करता है। ये चीजें हमारे सामने निकल करके आई थी। आज अपन देखते हैं कि उदारवाद का जो विकास है, उदारवाद का विकास ये कैसे हुआ, इसकी जो पृष्ठभूमि है उसकी अपन चर्चा करते हैं, पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं कि उदारवादी जो विचारधारा है इसका विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां थी, इसकी पृष्ठभूमि को अपन जानने का प्रयास करते हैं तो अपने सामने आएगा कि प्राचीन काल की जो व्यवस्थाओं का अपन अध्ययन करते हैं तो उदारवाद, एक चीज आपको यहां ध्यान में रखना है कि उदारवाद जो है वो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है ऐसा। और प्राचीन काल में व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की बात थी, व्यक्ति को स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार जो थे वो बिल्कुल से सीमित थे। यहाँ राज्य का, धार्मिक संस्थाओं का या शासन व्यवस्थाओं का जो प्रभाव जो होता था वही व्यक्ति पे छाया हुआ रहता था। व्यक्ति जो था हर समय उन्हीं परिस्थितियों से जकड़ा हुआ रहता था। तो यहाँ इसकी जो पृष्ठभूमि जो तैयार होती है, पहली चीज आती है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, फिर से जागने का जो कार्य किया गया अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति लोगों के मन में इस प्रकार के जो समाज सुधारक, धर्म सुधारक जो थे उनके आधार पे एक नई चेतना का विकास जो था वो हुआ, जिसके आधार को अपन जब देखें तो यहां क्या होता है कि पहले जो व्यक्ति के जीवन में जो पारलौकिक जो पृष्ठभूमि थी, पारलौकिक जो आवरण था धर्म का या व्यवस्थाओं का, उसके आधार पे यहां लौकिक प्रभु सत्ता की बात जो थी वो यहाँ पे स्वीकार की गई। एक बदलाव जो था वो अपने को यहाँ पे देखने को मिला था कि सबसे पहले पुनर्जागरण का जो दौर था वो इटली के अंदर शुरू हुआ था और उसके बाद फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन राष्ट्रों के अंदर भी पुनर्जागरण की बात जो थी वो हुई थी। यहाँ धार्मिक जो चर्च का जो पारलौकिक जो दृष्टिकोण था उसमें बदलाव जो हुआ, जो व्यक्ति की आस्था कि अगर अपन बात करें यहाँ पे तो यहाँ पारलौकिक एक ऐसे जीवन काल की अपन चर्चा करते हैं वहां पे कि पारलौकिक ईश्वरीय शक्ति की बात जो की जाती है। तो यहाँ पुनर्जागरण के माध्यम से जो धार्मिक चर्च का जो धार्मिक दृष्टिकोण था पारलौकिक, उसमें परिवर्तन आया और यहां से ये परिवर्तन आते ही व्यक्ति के संबंध में ये लौकिक दृष्टिकोण को अपनाया गया। जो इहलोक की अपन बात करते हैं,
लौकिक दृष्टिकोण जो था वो यहाँ व्यक्ति के संदर्भ में अपनाया गया, व्यक्ति को ध्यान में रखा गया, व्यक्ति को महत्व दिया गया। तो यहाँ इस प्रकार का जो बदलाव था, तो कहीं ना कहीं उदारवादी विचारधारा थी, उसमें भी व्यक्ति को महत्व दिया गया था। यानी पुनर्जागरण से पहले जो पोप का धार्मिक दृष्टिकोण, यानी पुनर्जागरण से पहले पोप का जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो क्या था? पारलौकिक। कैसा था? पारलौकिक था। आत्मा परमात्मा की जो बातें होती थी, ईश्वरीय ज्ञान की जो बातें होती थी, वो मनुष्य से परे थी। इस प्रकार का था, यहां व्यक्ति को कोई महत्व नहीं था। लेकिन इस पुनर्जागरण के बाद इस धार्मिक दृष्टिकोण में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ सा। और अब यहां व्यक्ति के लौकिक दृष्टिकोण जो था उसको महत्व जो था वो यहां प्रदान किया जाने लगा। तो ये जो बदलाव था, या व्यक्ति के लौकिक दृष्टिकोण यानी व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगा। तो यहां व्यक्ति को महत्व दिया जाने वाला ये एक पृष्ठभूमि जो थी पुनर्जागरण के काल में, उदारवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जहां व्यक्ति के लौकिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाने लगा था। ये पहली चीज थी। दूसरी अपन जब चर्चा करते हैं तो वो आता है साहब धर्म सुधार। और ये बेसिकली ये चीजें थी कि प्राचीन काल की व्यवस्थाओं का जब अपन अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर से वहां पे जो था पोप का आधिपत्य, यानी मध्यकाल तक के अपन अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर से मध्यकाल तक भी अपन बात करें तो यहाँ पे पोप जो था उसका धार्मिक क्षेत्र में एक आधिपत्य था, एकाधिकार था। वो जैसा निर्णय लेता था वो सभी को मानना पड़ता था, यानी कि वो उसकी जो निरंकुशता थी अब धीरे धीरे सब जगह उसका विरोध होने लगा। यानी कि अपन जब धर्म सुधार की बात करते हैं कि साहब यहां की अपन चर्चा करते हैं तो यहां जो पोप था उसका जो धार्मिक क्षेत्र जो है, क्षेत्र में एकाधिकार यानी आधिपत्य थे, एकाधिपत्य था, एकाधिकार था। किसका था? पोप का था। लेकिन जैसे ही धर्म सुधारकों के माध्यम से धर्म में सुधार की बात की गई तो यहां इस पोप का जो ये धार्मिक क्षेत्र में जो आधिपत्य था इसका विरोध होने लगा। क्या होने लगा? विरोध होने लगा। तो धीरे धीरे ये विरोध होने लगा। तो निश्चित है ये चीज कि यहां व्यक्ति को भी महत्व दिया जाने लगा कि भाई धार्मिक क्षेत्र जो है, धार्मिक क्षेत्र में ये व्यक्ति की जो आस्था होती है, व्यक्ति का जो धार्मिक पक्ष जो होता है, ये व्यक्तिगत आस्था उसका पक्ष होता है। जहां व्यक्ति जिस प्रकार का धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना चाहे उस प्रकार की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को इसमें बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की मांग जब उठने लगी तो यहाँ ये धर्म सुधारकों के द्वारा इस प्रकार के जो प्रयास जो थे वो किए जाने लगे थे। तो अपन ये कहते हैं कि साहब उदारवाद के विकास में धर्म सुधार का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि धर्म सुधार से पहले धार्मिक क्षेत्र में पोप का आधिपत्य होता था और वहां पे पोप का जो आदेश होता था धार्मिक क्षेत्र में वो सभी उसको स्वीकार करते थे। और इसका राजनीतिक गतिविधियों में भी पोप का जो अधिकार क्षेत्र की अपन बात करें तो ये राजनीतिक गतिविधियों में भी अपने को देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही धर्म सुधार आंदोलनों के माध्यम से, धर्म सुधारकों के माध्यम से यहाँ इस पोप के इस आधिपत्य के जो क्षेत्र था उसका विरोध होने लगा और व्यक्ति को महत्व जो था वो प्रदान किया जाने लगा कि व्यक्ति का जो धार्मिक पक्ष जो होता है वो उसकी खुद की एक आस्था का केंद्र है। व्यक्ति जैसा चाहे अपना धार्मिक दृष्टिकोण अपना सकता है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी बात यहाँ पे धर्म सुधार के माध्यम से की जाने लगी थी। तीसरी चीज अपन देखते हैं कि जो निरंकुश जो शासक थे उनका विरोध होने लगा। निरंकुश शासकों का विरोध। अब देखिए यहां पे निरंकुश यानी ऐसे शासक जिस पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। प्राचीन काल की व्यवस्थाओं से अपन जब देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो अपन ये समझते हैं कि जो
राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी, जहां राजा का शासन होता था, सभी शक्तियां जो थी राजा के पास था, या सामंत वर्ग है इसके पास था, कुलीन वर्ग है इनके पास था, तो संपूर्ण शासन शक्ति का केंद्र जो थे वो यही वर्ग थे। और यहाँ पे ये उनकी निरंकुश जो सत्ताएं थी वो अपने को देखने को मिलती थी। निरंकुश सत्ता का सीधा सा तात्पर्य होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था पे जब अंकुश नहीं लगाया जा सकता है तो वो शासन व्यवस्था का स्वरूप जो होता है निरंकुश हो जाता है। अब यह बात क्या आ रही है कि उदारवाद की पृष्ठभूमि, जब निरंकुश शासन सत्ता होगी तो ऐसी शासन सत्ता में व्यक्ति के पास ना तो अधिकार होंगे, ना ही व्यक्ति के पास कोई स्वतंत्रता का कोई दायरा होगा, या ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ना व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई अधिकार है। तो इस प्रकार यहां जो ये निरंकुश शासक थे धीरे धीरे इनका विरोध होना शुरू हुआ और यहां शासकों पे अंकुश स्थापित किया गया। समितियों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से, किसी विधि के माध्यम से इन पे नियंत्रण की जो बात थी वो यहाँ की गई। अर्थात व्यक्ति को यहाँ धीरे धीरे महत्ता प्रदान की जाने लगी थी। शासकों की सत्ता को जो था वो धीरे धीरे क्या किया गया, सीमित किया गया। अर्थात तो ऐसी स्थिति में शासकों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित हुआ और जैसे शासकों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित होगा वहां आपको व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यह आपको देखने को मिलेगी। यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी और निरंकुश शासकों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो ये चीज जो आती है वो भी उदारवाद की विकास की जो पृष्ठभूमि है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि निरंकुश जो शासक थे, संपूर्ण सत्ता शासन शक्ति के पोषक थे, संपूर्ण शक्ति के वाहक थे, उनका धीरे धीरे आगे चल करके समय अनुसार उनका विरोध होने लगा और व्यक्ति के अधिकारों की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग जो थी वो धीरे धीरे समाज में बुलंद होने लगी थी। इसके बाद आता है साहब एक चीज और आती है औद्योगिक क्रांति। यह भी एक बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा जो बदलाव था वो अपने को यहां देखने को मिलता है। औद्योगिक क्रांति। अब ये औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, यानी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। उद्योगों के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता महसूस हुई और बड़े बाजारों के अंदर श्रमिकों की आवश्यकता, उद्योगों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो वातावरण बना जिसमें लोगों की इस प्रकार की मांग बढ़ी, तो वहां पे लोगों के कार्य क्षेत्र में उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता के लिए यहां मांग उठने लगी थी। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि उदारवादी जो विचारधारा है उसका जो विकास जो हुआ, उसकी जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से बनी थी। क्योंकि कोई भी विचारधारा का अपन जब बात करते हैं, उसका अनुसरण अपन करते हैं, तो निश्चित तौर से अपन सबसे पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि उस विचारधारा का जन्म जो था, उदय जो था, वो किन प्रकार की परिस्थितियों में हुआ था। क्योंकि परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं और यहां उदारवाद की परिस्थितियों की अपन बात करते हैं, उसके विकास के लिए पृष्ठभूमि की अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के आगे आई। अर्थात उदारवादी विचारधारा में व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी बात की जाती है। राज्य के हस्तक्षेप को जो है वो बिल्कुल से अपन ये कहें कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो केवल एक सुरक्षा के रूप में उसको देखा जाता है। तो यहाँ उसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, उस पृष्ठभूमि में अपन देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा के जो बीज थे वो अपने को किस प्रकार से दिखाई देते। तो सबसे पहले आया पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण का जो काल था, जहाँ से अपन देखते हैं पुनर्जागरण यानी मानव आत्मा की जो चेतना है उसको फिर से जगाना, जिसे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति जो प्राचीन काल में पूर्वजों के समय ऐसी रही थी उसका सुधारकों के माध्यम से पुनः गुणगान करना और लोगों के मन में इस प्रकार की चेतना की भावना जो रहे राष्ट्र के प्रति उसको भरना। तो यह एक नए संचार का भाव जो होता है वो पुनर्जागरण में अपने को देखने को मिलता है। पुनर्जागरण से पहले क्या था कि धार्मिक दृष्टिकोण की अपन बात करते हैं। पोप का जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो पारलौकिक था, अर्थात वो आत्मा, परमात्मा, ईश्वरीय ज्ञान की बातें जो थी वो यहाँ पे की जाती थी। व्यक्ति के साथ उसका जो संबंध था वो दिखाई नहीं देता है, उसका संबंध स्थापित नहीं किया गया था। जबकि पुनर्जागरण के बाद इस पोप का जो धार्मिक दृष्टिकोण था इसमें परिवर्तन हुआ और यहाँ जो दृष्टिकोण था, धार्मिक दृष्टिकोण,
इसको व्यक्ति के लौकिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया कि व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति किसी धार्मिक भावनाओं के प्रति, आस्था के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, वो व्यक्ति की इच्छा पे बल दिया जाने लगा। यानी कि धर्म को किस दृष्टिकोण से देखेगा, यह व्यक्ति की आत्मा का आंतरिक विषय है। इसलिए व्यक्ति को इसके संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो धार्मिक संदर्भ में उसका किस प्रकार का दृष्टिकोण रहेगा, वो खुद अपनी अंतरात्मा के आधार पर उसको चयन करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ व्यक्ति के लौकिक दृष्टिकोण जो था उस पर बल दिया गया, व्यक्ति को धार्मिक सत्ता को किसी बलपूर्वक अपनाने में बल नहीं दिया गया। यहां व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के आधार में धर्म का चयन जो था, धर्म की जो आस्थाएं भावनाएं जो थी, वो उसकी आस्था के आधार पे छोड़ दी गई। तो इस प्रकार इन चीजों में परिवर्तन हुआ। तो पहला आ गया पुनर्जागरण, दूसरा आता है धर्म सुधार। अब यहां पर चर्चा करते हैं कि सब धर्म जो सुधारक थे, धर्म सुधार आंदोलन चले थे, धर्म सुधारक हुए थे, जो धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी, जो कर्मकांड थे, उनका उन्होंने विरोध किया और धर्म को एक शुद्ध रूप में जन समुदाय के सामने उन्होंने रखने का प्रयास जो था धर्म सुधारकों ने किया। तो यहाँ जो धर्म सुधारक थे, वो जो पहले धर्म का दृष्टिकोण था अर्थात धार्मिक जो क्षेत्र था उसमें पोप का आधिपत्य था। यानी धार्मिक क्षेत्र के अंदर संपूर्ण सत्ता जो थी वो पोप के अधीन थी। यानी पोप जो होता है सर्वोच्च धर्माधिकारी, चर्च का जो प्रमुख होता है, धर्माधिकारी जो होता है, वो धर्म के संदर्भ में प्रमुख पदाधिकारी होता था और उसके जो निर्णय होते थे वही सबको स्वीकार करने पड़ते थे धर्म के संदर्भ में। तो कहा जाता है कि साहब उस समय धार्मिक क्षेत्र में पोप का आधिपत्य था, पोप ही सब कुछ निर्णय लेता था और पोप जो होता था वो राजनीतिक गतिविधियां जो होती थी उन पर भी उनका नियंत्रण रहता था। अब क्या था कि धीरे धीरे धर्म सुधार हुए, इन कर्मकांड जो थी धर्म के अंदर जो बुराइयां थी उनको जन समुदाय के सामने रखा लोगों ने। तो लोगों ने उन बुराइयों को समझा, करीब से देखा और निश्चित तौर से वो बाद में क्या था, इस पोप का जो धार्मिक क्षेत्र में जो आधिपत्य था उसका विरोध करने लगे थे और धार्मिक क्षेत्र को व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था के आधार संदर्भ में वो देखने लगे थे। तो इस प्रकार इसका विरोध जो था वो धीरे धीरे होने लगा था। एक चीज अपन ने देखी कि उदारवाद की जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसकी विकास की, उसमें निरंकुश शासकों का विरोध भी हुआ। अब ये निरंकुश शासक क्या थे, कैसे थे, तो निरंकुश को अपन देखना है। निरंकुश ऐसी शासन सत्ताओं की स्थापना भी अपने को प्राचीन काल में दिखाई देती है जहां उन शासन सत्ताओं पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था, उनके आदेश ही कानून होते थे। वो जैसा आदेश देते वो जन समुदाय को मानना पड़ता था, उनके आदेशों की पालना करना जन समुदाय का एक कर्तव्य बन चुका था। तो ऐसी स्थिति में वहां शासकों की आलोचना करने का अधिकार जन समुदाय के पास नहीं था, तो आलोचना ही नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में वहां पे लोगों के पास स्वतंत्रता भी नहीं थी। तो यहां होता क्या है कि जब ये अत्याचार अपनी चरम सीमा पे आता है, जब विरोध धीरे धीरे विरोध के स्वर जो होते हैं जन समुदाय के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। और यही हुआ कि इन निरंकुश शासकों का धीरे धीरे क्या हुआ, विरोध होने लगा, क्योंकि वो अपनी सत्ता अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। और दुरुपयोग जब कि शक्ति का हो या सत्ता का हो, जब होना हो प्रारंभ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, विरोधी हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन निरंकुश शासकों का विरोध हुआ, अर्थात लोगों ने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात मांग रखी, अपने अधिकारों की मांग रखी कि हमें अधिकार मिलने चाहिए, हमें शासन सत्ताओं में भागीदार बनाया जाए, शासन सत्ताओं के कार्यशैली पे हमें विचार रखने का अवसर दिया जाए। तो इस प्रकार यहाँ उदारवाद की एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है कि साहब यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात जो है वो यहाँ दिखाई देने लगी। विरोध हुआ, विरोध क्यों हुआ, क्योंकि व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं थी। शासक जो थे लोगों के भावनाओं की बात अपन करें तो उनके ऊपर अपनी शासित शक्तियां जो थी वो बलपूर्वक थोपी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की बात जो यहाँ पे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इस प्रकार के जो आदर्श वाक्य जो अपने को दिखाई देते हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। वो आप फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में भी देख सकते हैं, जहाँ फ्रांस की क्रांति में भी निरंकुश शासकों का जो राज था उसके संदर्भ में जन समुदाय एकत्रित होकर के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे लगाते हुए क्रांति के माध्यम से फ्रांस के अंदर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर। तो ये यहाँ पे क्या था, अधिकारों की मांग जो थी वो यहाँ पे होने लगी थी। तो अपन ये कह सकते हैं
कि आगे चल करके जब अधिकारों की मांग हुई, लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की, तो धीरे धीरे निरंकुश शासकों पे समितियों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रण स्थापित हुआ और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो सुनिश्चित होने लगी थी। इसके बाद अपन एक और चीज देखते हैं, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद नए बाजार की आवश्यकता हुई। नए बाजारों के साथ जो थी, लोगों के संदर्भ को देखें, लोगों की भूमिकाओं के संदर्भ में देखें, तो यहाँ व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की बात जो थी वो यहाँ पे होने लगी। अर्थात एक मध्यम वर्ग का जो उदय जो था वो अपने को यहाँ पे दिखाई देने लगा था, क्योंकि एक तरफ औद्योगिक क्रांति के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, दूसरी ओर उन वस्तुओं को खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। तो यहाँ पे एक श्रमिक और एक मजदूर वर्ग के बीच में जो तानाशाही जो थी, उनके बीच में एक मध्यम वर्ग का जो उदय था वो हुआ था। यहाँ उस मध्यम वर्ग की जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ों के आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में उदारवादी जो विचारधारा है उसकी विकास की जो पृष्ठभूमि है वो अपन इन पॉइंट्स के आधार पर समझ सकते हैं। आगे चल करके अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे उदारवाद की जो मूल सिद्धांत हैं, उदारवाद के जो लक्षण हैं, उदारवाद किन चीज़ों पे बल देता है, उनको लेकर के भी अपन एक अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।